वेलकम व्यूअर्स। हमने एक वीडियो लेक्चर शुरू किया है इंटेस्टाइनल गैस रिलेटेड कंप्लेंट्स के बारे में और आज हम एक कॉमन कंप्लेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हम डकार आना कहते हैं हिंदी में, या इसे हम बेल्चिंग, बर्पिंग या इरेक्टेशन भी कहते हैं। जब आपके मुंह से आवाज़ के साथ जो है हवा निकलती है आपके खाने की नाली से या स्टमक से, तो उसे हम बेल्चिंग या डकार आना कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेल्चिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जो नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल बेल्च जिसे कहते हैं, जो कि एक इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स फेनोमेना होता है, वो गैस्ट्रिक बेल्चिंग होता है। इसमें जो है हवा जो है वो स्टमक से बाहर को आती है। जब स्टमक में हवा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो वो स्टमक के फंडस वाले पोर्शन को जो है डिस्टेंड करती है, जिससे स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। इससे जो है खाने की नाली का जो निचला स्फिंक्टर है, जो स्टमक और खाने की नाली के बीच का स्फिंक्टर होता है, जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो रिलैक्स होता है और हवा जो है वो स्टमक से खाने की नाली में आ जाती है और इससे जो है खाने की नाली का अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होता है और जो हवा है वो मुँह के रास्ते आवाज़ के साथ बाहर आती है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और अप टू 30 टाइम्स इन ए डे जो है आपको नॉर्मल बेल्च आ सकते हैं और स्पेशली खाना खाने के बाद ये आपको आते हैं। तो प्रॉब्लम तब होती है जब आपके बेल्चिंग रिपीटेटिव होती है या बार बार आपको डकार आते हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि आपको बार बार डकार क्यों आ रहे हैं। तो अगर आप जब खाना बहुत जल्दी में खाते हो, एडिक्वेटली खाना च्यू नहीं करते हो, आप बहुत जल्दी से लिक्विड को स्वॉलो करते हो, तो आप बहुत सारी एयर जो है उसके साथ खाने के साथ या पानी पीने के साथ अंदर को ले जाते हो, तो उससे स्टमक में काफ़ी एयर हो सकती है। इसके अलावा अगर आप डेंचर पहनते हैं, इम्प्रॉपरली फिटिंग डेंचर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी एयर अंदर चले जाएगी। आप च्युइंगम चबा रहे हैं या एक हार्ड कैंडी को लिक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा गैस हो सकती है। अगर आप कार्बोनेटेड बिवरेजेस ले रहे हैं जैसे कि पेप्सी, कोला, फेंटा, बियर, सोडा इत्यादि, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो स्टमक में बन सकती है। अगर आपने कोई इनो लिया है या एंटासिड लिया है जिससे कि स्टमक के एसिड के साथ मिलकर जो है गैस बन सकती है, उससे भी आपको बेल्च हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ जो मेडिकल कंडीशंस है उनमें भी बेल्चिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो आपका जो स्फिंक्टर है वो बार बार जो है रिलैक्स करेगा, तो उससे भी बेल्चिंग इंक्रीज़ कर जाता है। अगर आपके स्टमक में एच पॉलरी का इन्फेक्शन है या आपको अल्सर डिजीज़ है या डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट है, तो उनमें भी रिपीटेटिव बेल्च हो सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस है और पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, तो उससे भी रिपीटेटिव बेल्चिंग हो सकती है। जो गैस्ट्रिक बेल्चिंग है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर रिपीटेटिव होती है तो इससे जो है दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप जब भी खाना खाएं तो आप प्रॉपर्ली च्यू करके खाएं। जब आप लिक्विड स्वॉलो कर रहे हैं तो उसे आराम से स्वॉलो कीजिए। अगर ज़्यादा च्युइंगम मत लीजिए। अगर आप जो कैंडी वगैरह लिक कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड कीजिए। और अगर आपका एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन है जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, जैसे हार्ट वन साथ में हो रहा है या डिस्पेप्सिया की कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए मेडिकल चेकअप आप करवाइए। इसके अलावा एक मेडिसिन जो है वो हम इसमें दे सकते हैं, जैसे बेक्लोफेन नाम की मेडिसिन आती है जो कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन को जो है वो कम करती है और उसके टोन को इंक्रीज़ करती है। तो इसमें जो है गैस्ट्रिक बेल्चिंग में इसका प्रभाव अच्छा देखा गया है। अब हम बात करेंगे सुप्रा गैस्ट्रिक बेल्चिंग के बारे में, जो कि एक छोटा डकार आना भी जिसे कहते हैं। तो ये जो है एक रिफ्लेक्स फेनोमेना नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल भी नहीं है, ये वॉलंटरी होता है। शुरुआत जब इसकी होती है तो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब आपके कंट्रोल में होता है, आप इसे खुद इनिशिएट करते हो और धीरे धीरे जो है इसकी हैबिट बन जाती है और आप हैबिचुअल हो जाते हो और इसलिए ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर में भी आता है। आपके सम कुछ रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट या छाती में डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने के लिए आप जो है बेल्च लेते हो और बाद में जो है ये रिपीटेटिव आप इसकी जब आपको हैबिट पड़ जाती है तो उससे एक बिहेवियर डिसऑर्डर के रूप में आप में मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इस बेल्चिंग में क्या होता है कि एयर जो है वो आपके अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अक्रॉस खाने की नाली तक आएगी, लेकिन स्टमक में एंटर नहीं करती है और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो क्लोज्ड रहता है। तो एयर ना स्टमक में एंटर करती है, ना ही स्टमक से बाहर को जाती है। जो एयर है वो आपके मुंह से खाने की नाली तक जाएगी अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अक्रॉस और वहीं से बाहर को जाएगी। तो ये इसके दो मेथड से ये इनिशिएट होती है। एक तो होता है कि हम एयर सक इन कर लेते हैं। एयर सक इन कैसे होता है कि हम अगर
हाई थोरेसिक डीप इंस्पिरेशन ब्रीदिंग करते हैं तो उससे नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर जनरेट होता है और नेगेटिव इंट्राएसोफेजियल यानी कि खाने की नाली में भी नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिससे कि एयर जो है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अक्रॉस सक हो जाती है और खाने की नाली में आ जाती है और खाने की नाली में ये डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करती है और इमीडिएटली इस एयर को आप बाहर कर देते हो। दूसरा, अगर हम जैसे कभी एंजाइटी में होते हैं या कुछ होते हैं और टेंस लेबियल क्लोजर करते हैं, माउथ को ज़ोर से क्लोज करते हैं और लैरिंक्स की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है और जो गले की भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, उससे जो है एयर जो है वो इंजेक्ट हो जाती है अंदर इसोफेगस में अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के अक्रॉस और उससे भी आपको फिर रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होगा और आप उस एयर को इमीडिएटली आउट कर देते हैं। तो इस तरीके की बेल्चिंग जो है वो 100 और मोर टाइम्स इन ए डे हो सकती है और कुछ लोगों को 500-600 तक भी वो कहते हैं कि रिपीटेटिव बेल्च हो रहा है। और इस तरीके की बेल्चिंग जो है, क्योंकि हमने बताया ये एक रिफ्लेक्स फेनोमेना नहीं है, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, तो ये एंजाइटी के साथ कॉमनली एसोसिएटेड है। और इस तरीके की बेल्चिंग जो है वो अगर हम आपका ध्यान जो है अगर डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है। और अगर आप नींद में हो, आप कोई गाना गा रहे हो या आप कुछ बातें कर रहे हो तो इस तरीके की बेल्चिंग आपको नहीं होगी। जहाँ तक इसकी मैनेजमेंट का सवाल है तो इसके लिए हमें जो है स्पेशलिस्ट उसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी या कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरीके की एक्सरसाइज इसमें यूज़फुल देखी गई है, उसे हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, जैसे आप पीठ के बल लेट जाइए, सुपाइन लेट जाइए और आप अपना एक हाथ जो है छाती के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ जो है आप नाभि और छाती के बीच में पेट के ऊपर के हिस्से में रखिए और आप जो है अपने नाक से इंस्पिरेशन या ब्रीदिंग लीजिए और आपने सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना कि आपने सिर्फ पेट का पोर्शन जो है वो फूलना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, छाती का पोर्शन नहीं लिफ्ट होगा। और आप फिर जो एयर है उसको मुंह के रास्ते स्लोली बाहर को करोगे। तो आपने जो इंस्पायर करना है, जो ब्रीद इन करना है वो 3 से 4 सेकंड के अंदर ब्रीद इन कीजिए और जो एक्सपिरेशन है उसको 4 सेकंड से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। तो ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है इसमें यूज़फुल की फाइंड आउट की गई है और इनिशियली आप इसको जो है 3 सेशन में कर सकते हैं। एक दिन में 5-5 मिनट का सेशन कीजिए, दिन में 3 बार। पहले इसको सुपाइन सीधे लेट के करने की कोशिश कीजिए, फिर बैठ के करने की कोशिश कीजिए और फिर स्टैंडिंग पोजीशन में भी करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा बैक्लोफेन जो ड्रग है वो भी इसमें ट्राई की गई है सुप्रागैस्ट्रिक बेल्चिंग में और इसके कुछ इम्प्रूवमेंट देखी गई है और बैक्लोफेन और प्रेगाबालिन का कॉम्बिनेशन भी इसमें इफ़ेक्टिव देखा गया है। तो बेसिकली जो सुप्रागैस्ट्रिक बेल्चिंग है वो ज़्यादा ट्रबलसम होती है, लेकिन ये जो है एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है और आप स्पीच थेरेपिस्ट या कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करके इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।